बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले जो आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और कुछ दीगर सोर्सेज भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे चाहता है। देखें, ये अमेरिका की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो ये चाहता है कि जब भी उसकी किसी के साथ लड़ाई हो तो सारे उसकी सपोर्ट के अंदर आ जाएं। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल उतनी आसान नहीं है। इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई, तो तब से लेकर अब तक कोई भी रिजीम पाकिस्तान में होगा तो उसके लिए एब्सोल्युटली यस कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुफिया मदद करनी पड़ेगी। यानी जैसे यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की मदद की और यूक्रेन को हथियार फराहम किए मुबैना तौर पर, तो वो खुफिया तरीके से किए, खुलकर नहीं किए। खुफिया तरीके करने से आपको पता है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे, तो फिर खुलकर कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि अगर खुलकर करते तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले ही आसमान के साथ लग रही है। तो इमरान खान साहब बड़ी मुश्किलात पैदा कर गए हैं आने वाले हुक्मरानों के लिए। जितनी मजबूती से और जितनी बहादुरी से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया था। अब मामला ये है कि आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बीच में क्या बातें हुई, ये हम क्लियरली तो नहीं जानते। सिर्फ उतना जानते हैं जितना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। इंडियन मीडिया ने जो चीज़ें बताई, इंडिया के मीडिया के नाम भी ऐसे हैं बीच में, कुछ मीडिया के अखबारात के, कि ऐसा लगता है जैसे यूरोपियन या अमेरिकन हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने तहकीक की तो पता चला ये तो सारे इंडियन मीडिया निकला है। तो इंडियन मीडिया ने तो ये कहा कि वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरे जो अपने सोर्स ने बताया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो अमेरिका से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे ईरान के हवाले से दरकार होगी। तो ये तो एक मेरा सोर्स है, उन्होंने मुझे बात बताई थी, लेकिन इससे ज़्यादा अभी कुछ आइडिया नहीं है। भारतीय मीडिया ज़राए के हवाले से खबरें दे रहा है। हम अमरीकी मीडिया का इंतज़ार करेंगे कि अमरीकी मीडिया इसके ऊपर क्या कहता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2-3 चीज़ें उठाई, एक तो उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान के मामले में जंग ना करने पे उन्होंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका कहता है जंग ना करने पर, हमने जंग जीतने पर आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन एक्चुअली जो पाकिस्तान ने जिसको जंग कहा है वो एक्चुअली जंग तो थी ही नहीं, वो तो एक हल्की फुल्की मौसीकी थी जो दोनों मुल्कों के बीच में हुई है। जो मुल्क आपस में लड़ते हैं, जंग करते हैं, जिनकी जंगों की तारीख है, वो जानते हैं कि ये एक झड़प या एक लड़ाई इसको कहा जा सकता है या एक मार्का कहा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको एक फुल फ्लेज जंग करार दें, ना ये फुल फ्लेज जंग थी। बहरहाल ये अमेरिका की सोच अलग है, जंगों को लेकर पाकिस्तान की तरह थोड़ी अलग है। और पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो फिर जितनी फोर्सेस के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी, आवाम से उनकी दूरी थी, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस मौके को गनीमत जाना गया और फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी बन गए। ये सब आपके सामने है। अब एक बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने और कही, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बहुत बेहतर जानता है ईरान को। यानी उन्होंने ये कहा कि वो बहुत बेहतर जानता है, शायद बहुत सारों से बेहतर जानता है पाकिस्तान ईरान को। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान इतना बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो जो बात मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। या दूसरा इसका एक मतलब ये है कि आसिम मुनीर साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी हैं ईरान को लेकर, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सोच में भी एक भूचाल पैदा हुआ है कि ये चीज़ें तो उनको आइडिया ही नहीं था। देखें, जो रीजन में ममालिक होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, और क्योंकि पाकिस्तानी फ़ोर्स इस रीजन की एक बड़ी तगड़ी फ़ोर्स है तो इसके पास इंफॉर्मेशन भी ठीक होती है और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होती है। तो मुमकिन है कि कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने वहाँ शेयर की है जिसके बाद अमेरिका ने शायद अपना फैसला बदला है। देखिए ना, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से वापस आया था, स्पीड वाशिंगटन पहुँचा, उससे तो ये लगता था कि शायद अब अटैक हो जाएगा और फौरी तौर पर कोई बड़े फैसले हो जाएंगे। लेकिन फिर वो बड़े फैसले नहीं हुए, बल्कि उन बड़े फैसलों के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका 15 दिन में फ़ैसले करेगा, यानी 2 हफ्ते का वक्त है, ये लिया जाएगा। तर्जुमान वाइट हाउस ने इस बारे में एक ब्रीफिंग भी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से जो फ़ैसला करेंगे वो अगले 2 हफ्ते के अंदर करेंगे। ये 2 हफ्ते लेने का मतलब ये है कि अमेरिका कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहा है और कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है और कुछ चीज़ों से बचना चाह रहा है। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक बात और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो ये कही कि ईरान के मामले पर आसिम मुनीर ने मुझसे इत्तफाक किया है। यानी ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली और क्लियरली कही कि इस पे इत्तफाक किया। अब इत्तफाक किस बात पे हो सकता है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उन्हीं से इत्तफाक हो सकता है ना। वो कह रहे जी मुझसे इत्तफाक किया है,
तो फिर हम देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं जिससे वो इत्तेफाक कर सकते हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान के पास एटमी कुव्वत होने का कोई जवाब नहीं है, इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल इनके पास नहीं होने चाहिए। वो ये समझते हैं कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी फैलाता है और दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है उनके बकौल, तो ये ईरान का किरदार नहीं होना चाहिए। फिर वो ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूदा रजीम है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, तो रजीम ही चेंज कर दिया जाए। ये सारी ऑप्शन है। या फिर ईरान को फौरी तौर पे एक ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए जहाँ पे वो ये लिख कर दे दोबारा से, जैसा कि बराक ओबामा के दौर में लिख कर दिया था, उसी तरह ईरान ये लिख कर दे कि वो किसी भी किस्म का एटम बम नहीं बनाएगा। देखिए, अमेरिका 2 चीज़ें चाहता है। टोटल सरेंडर का मतलब यह है कि आप एटम बम भी नहीं बनाएंगे और आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी नहीं बनाएंगे। मिसाइल के मामले पे ईरान नहीं मानेगा और उनको मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा, अगर उनके पास मिसाइल ना होते तो ईरान घुटनों पर आ जाता। एयरफोर्स उनके पास है नहीं, दिफाई निज़ाम उनके पास उस तरह का है नहीं, जिस दुश्मन से उन्होंने लड़ना है वो 2000 किलोमीटर दूर से मार रहा है, तो कैसे मुमकिन था कि ईरान जवाब दे पाता। ईरान जवाब देने के काबिल तभी हुआ जब उसके पास था लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, जिसको उसने गुज़िश्ता चंद दिनों में, जुम्मे के दिन से जब से ये अटैक हुआ है तब से लेकर अब तक ईरान ने जो अपना सिस्टम है उसको 14 मरतबा एक्टिवेट किया है। ये अब तक जो ईरान ने किया है 14 मरतबा इसको एक्टिवेट किया और 14वां राउंड उसने मुकम्मल किया है अपने मिसाइल हमलों का। यानी हर दिन ईरान 2 से 3 राउंड चलाता है मिसाइल हमलों के, और बड़े खौफनाक मिसाइल वो चला रहा है। और बहुत सारे मिसाइल ऐसे बताए जा रहे हैं और क्लेम किया जा रहा है ईरान की जानिब से कि उन्होंने वो मिसाइल अभी चलाए नहीं है। ईरान की मौजूदा क़यादत या आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनकी जानिब से बार बार स्टेटमेंट आते हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, अगर अमेरिका भी आ जाता है तो हम उसके साथ भी लड़ेंगे, जो भी आएगा उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये बड़े सवाल आते हैं। अब अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त क्यों लिया, ये बड़ा अहम है। नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका इस बात का इंतज़ार करेगा कि ईरान कोई डील करता है या नहीं करता। ईरान का टाइम भी तय पा गया, जिनेवा में मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं वो यूरोपीय ममालिक के साथ। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने उनको ऑफ़र किया था। फिर जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुद कहा, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दिमाग को ठंडा रखें और जज्बात में आकर कोई फ़ैसला ना करें। यही बात जो है फ्रांस और जर्मनी भी समझा रहे हैं। तो ईरान के साथ भी वो बातचीत करना चाहते हैं, तो ईरान ने उनके साथ टाइम तय किया कि मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ। दूसरा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं और ईरान के लोगों की भी मजबूरी बन जाएगी अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक दफ़ा हमला कर दिया और अटैक हो गया, तो उसके बाद फिर ईरान अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकरात भी नहीं कर सकेगा। जो लोग ईरानी कौम को जानते हैं और उनको थोड़ा सा भी आइडिया है वो इस बात को समझ जाएंगे बड़े आराम से। तो अमेरिका एक तो इंतज़ार कर रहा है कि ईरान कोई डील कर ले और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले लें कि जनाब मैं जंगों को रोकने वाला आदमी हूँ, मैं जंगें करवाने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरी यही क्रेडिबिलिटी है। अमन का नोबेल प्राइज़ भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उन्हें मिल जाए, तो वो इस जंग को भी रोकने की कोशिश करेंगे होने से पहले। और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि ईरान के साथ किसी फाइनल डील में, किसी फाइनल नतीजे पे वो पहुंच जाएं और अमेरिकन फ़ौज को इस लड़ाई में ना उतरना पड़े। दूसरा, अमेरिका ने अगर लड़ाई में उतरना है तो उसको टाइम तो चाहिए होगा ना, उसको अपने हथियार पहुंचाने हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारा सामान पहुंचाना है, बहुत सारा सामान हटाना है। तो बहुत कुछ अमेरिका को करना पड़ेगा अगर उन्होंने इस लड़ाई में फ़िज़िकली उतरना है तो उससे पहले। तो उसके लिए भी उनको लगभग 2 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये कोई लड़ाई सस्ती नहीं है, बड़ी महंगी लड़ाई है। इसराइल जो बम चाह रहा है ना कि अमेरिका वो बम मारे ईरान के ऊपर आकर, ये B-2 बॉम्बर से आके वहाँ पे बम्बारमेंट करे, ये कोई सस्ता काम नहीं है। ये तो $1.5 लाख फ़ी घंटा इसका खर्चा है सिर्फ उड़ने का, जहाज़ का। और ये $2.2 अरब का, और बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ये $2.1 बिलियन का ये एक तैयारा है जब ये अटैक करने के लिए आता है। तो इतना बड़ा खर्चा क्या अमेरिका करेगा ईरान के ऊपर इस लड़ाई में, और क्या ये खर्चा करने के बाद उसके मकासद हासिल हो जाएंगे, बड़ा सवाल ये है। तो बात यह है कि अगर वहाँ तबाही हो भी जाती है या आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल कर भी दिया जाता है, तो फिर एक और आयतुल्लाह आ जाएगा, वो आकर सुप्रीम लीडर बन जाएगा। और हो सकता है कि वो मौजूदा सुप्रीम लीडर से ज़्यादा सख्त हो, या मौजूदा सुप्रीम लीडर ने जिस बंदे को चुना हुआ हो वो इनसे ज़्यादा सख्त हो।
तो आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले वक्त में फिर क्या होगा। तो अमेरिका इस लड़ाई से अवॉइड करने की कोशिश करेगा। एक चीज़ और भी है कि इन्हीं 15 दिनों में अमेरिका को ये टाइम भी मिल जाएगा कि ईरान के बहुत सारे मिसाइल जो है फायर हो जाए। यानी ईरान के पास जो मिसाइल हैं उनका तो दावा ये है कि हम 6 महीने चलाते रहे, कोई दावा एक ये भी आया था कि 2 साल चलाते रहे तो हमारे मिसाइल ख़त्म नहीं होते। पूरी की पूरी मिसाइल सिटी है, बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हैं, लेकिन इतने मिसाइल जो है वो कॉमन सेंस मानती नहीं है कि इतने हज़ारों लाखों की तादाद में तो मिसाइल नहीं हो सकते ना, एक महदूद तादाद में ही हो सकते हैं जिन्हें एक मखसूस मुद्दत तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अमेरिका यही चाहेगा कि मैक्सिमम जो ईरान के मिसाइल्स हैं वो भी चल जाए, लेकिन इस बीच में जो इसराइल की मिसाइलों को रोकने की कैपेसिटी है वो भी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी और उसकी सलाहियत भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। अब अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम लिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ईरान के पास भी वक्त है कि वो सोचे और फैसला करे और मुज़ाकरात करे और किसी डील पर, नतीजा खेज डील पर पहुँचे। लेकिन इसराइल के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ईरान अगर किसी डील पर पहुँच भी जाता है तो इसराइल जो मकसद हासिल करना चाहता था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाए, इस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और कोई भी कल के दिन फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने वाला ना बचे। देखिए प्रैक्टिकली लोग सब ये मानते हैं कि ईरान जो है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा मदद करता है फ़लस्तीनियों की एज़ कम्पेयर टू बाकी मुसलमान मुल्कों के। तो इस वजह से इसराइल को ईरान के ऊपर जो है वो गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा रहता है और वो ये कहता है कि इसको दीवार के साथ लगाओ। तो अगर ईरान पूरी तरह दीवार के साथ नहीं लगता और एक मुआहदा कर लेता है, जैसा मुआहदा उसने 2015 में भी किया था, तो उससे तो ईरान ने एक चीज़ अचीव कर ली। देखें, बंदे तो ईरान के ज़्यादा मारे गए, फ़ौजी भी अफसर ज़्यादा शहीद हो गए, दूसरा उनके साइंटिस्ट भी शहीद हो गए, ईरान कुछ चीज़ों में पीछे चला गया, उनकी एटॉमिक साइट्स को भी नुकसान हो गया, माली नुकसान भी उनका काफ़ी हुआ और उनका जानी नुकसान भी ज़्यादा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, पहली मरतबा उसके अंदर इतने खौफनाक हमले हुए हैं कि अब सबको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जब चाहे इसराइल के ऊपर हमला किया जा सकता है। यानी ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, उसे कभी कोई तस्खीर नहीं कर सकेगा, इसको धचका लगा है। तो इसराइल इसमें एक लूज़र बन जाएगा अगर अमेरिका इस लड़ाई में नहीं आता और ईरान समझदारी के साथ एक डील करके इसमें से निकल जाता है। तो फिर लोग मुद्दतों याद रखेंगे कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया था और उसके बाद एक डील हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप इसमें विन विन सिचुएशन में चला जाएगा। हाँ, इसमें अगर कोई लूज़र होगा तो इसराइल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसराइल को यही चाहिए कि अमेरिका उसके साथ मिलकर इस वक्त फौरी तौर पे ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर दे। इसमें अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए अमेरिका ये इस वक्त क्यों नहीं कर सकता, इसको जरा आप समझें। अमेरिका के इस रीजन में या मशरिक़ वस्ता में, ये मिडिल ईस्ट के इलाके में लगभग 20 के करीब अड्डे हैं, ये फौजी अड्डे हैं। इनमें से 8 अड्डे इनके मुस्तकिल हैं, जैसे कि बहरीन हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, उर्दन हो गया, ये इराक में भी है। तो ये कोई 8 के करीब इनके मुस्तकिल अड्डे हैं और बाकी 20 के करीब अमेरिका की यहाँ पे ऐसी बेसिस हैं जहाँ पे उनके फ़ौजी मौजूद हैं। फ़ौजियों की तादाद जो है वो लगभग 40 से 50 हज़ार बताई जाती है, कन्फर्मेशन नहीं आती, लेकिन 40 से 50 हज़ार फ़ौजियों की तादाद बताई जाती है जो अमेरिकन फ़ौजी इस रीजन में मौजूद है, मिडल ईस्ट में। और बड़े हथियार भी हैं उनके यहाँ पे, क्योंकि देखें यूरोप में या किसी और जगह पे उतने हथियार रखने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो लड़ाइयाँ इसी खित्ते में लड़ते हैं और यहीं से उनको आगे कुमक भेजनी होती है। तो अमेरिकन वेपन्स भी, हथियार और बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे इस खित्ते में मौजूद रहते हैं, उनके बहरी बेड़े भी यहाँ पे इस खित्ते में हैं। अच्छा, इनमें से बेशतर जो है वो ईरान के रेडार के अंदर है, यानी जहाँ तक ईरान अटैक कर सकता है उसके अटैक की रेंज के अंदर है। तो ईरान भी जवाबी हमला लाजमन है, वो करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन ममालिक में या जिन जिन जगहों पे अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, उन तमाम ममालिक ने ईरान के हक में इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। इस पे ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए कि अमेरिका के जहाँ जहाँ पे अड्डे हैं, जहाँ जहाँ पे बेसिस हैं, जहाँ जहाँ उसका दिफाई साजो सामान है, जहाँ पे अमेरिका के फ़ौजी बैठे हैं, जहाँ से वो अटैक कर सकता है ईरान पे, उन तमाम ममालिक ने मुश्तरका तौर पे एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने ईरान की हमायत की है और इसराइल की मुखालफत कर दी है। अमेरिका को ज़मीन पे रखने के लिए, पाँव रखने के लिए कोई ज़मीन तो चाहिए ना, मजबूती से खड़े होने के लिए सहारा तो चाहिए। अब यहाँ पे वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। देखिए 9/11 का केस बिल्कुल मुख्तलिफ था, इराक के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो केस बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस दफ़ा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है।
इस दफ़ा जो अटैक है वो पूरी दुनिया कह रही है जी पहले इजराइल ने किया, बाद में ईरान ने किया, और ईरान खुद ये कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बनाने जा रहे, हम तो बनाना ही नहीं चाहते, हमारा तो सिर्फ अपना मिसाइल प्रोग्राम है। और उसके अलावा वो ये कहते हैं जी हम अपनी तवानाई पैदा कर रहे हैं एटॉमिक बिजली घर बना बना के। अब इसके ऊपर रिपोर्टें भी आ चुकी हैं, IAEA की भी एक रिपोर्ट है, वो भी मैंने आपके सामने रखी, और CIA की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर भी ये इस किस्म का इंकशाफ हुआ जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। तो मामला ये है कि ये ममालिक ना सिर्फ जहाँ पे अड्डे हैं वो ममालिक एलामिया जारी कर चुके हैं, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग बात है, 3 मुल्क ऐसे हैं जिनमें एक सऊदी अरब है, एक UAE है और एक कतर है। ये ममालिक लगभग कोई 2,500 अरब डॉलर्स यानी 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के अमेरिका के साथ मुआहदे कर चुके हैं सरमायाकारी के। अब ये बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से जेबें भर के वापस गए थे। आज से 1.5-2 माह पहले की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 माह पहले दौरा किया सऊदी अरब का, कतर का, UAE का। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपने मुल्क से बाहर निकलकर पहला दौरा था, और दौरा करके जब वो वापस गए तो आदादो शुमार बताए गए कि 2500 अरब डॉलर्स ये डोनाल्ड ट्रंप कमाई करके जा रहा है, यानी वो बहुत पैसा लेकर अरबों से अपने मुल्क वापस गया है, और ये सरमायाकारी मुस्तकबिल में अरबों ने वहाँ पे करनी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे ना सिर्फ सरमायाकारी के मामलात हैं, इनसे ताल्लुकात के मामलात हैं, बल्कि उनकी बेसिस भी इन्हीं मुल्कों के अंदर है। तो इन मुल्कों की मंशा के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा कोई बड़ी फौजी कार्रवाई वो कर नहीं सकते, ना वो करना चाहेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे थे, जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे चीनी सदर का एक बयान भी आया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, लेकिन चीनी सदर ने बातचीत की है पुतिन के साथ, यानी शी जिनपिंग की बात हुई है पुतिन के साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और इसमें दोनों रहनुमाओं ने इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत की है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है, और दोनों फ्रीकैन से ख़ास तौर पे इसराइल से मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अच्छा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ बताई कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, और वो जो तजावीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रूसी सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया, और इसराइल और ईरान से मुतालबा किया कि वो दूसरे ममालिक के शहरियों के इनखला में मदद फराहम करें। शी जिनपिंग का कहना है कि इसराइल को फौरी तौर पर जंगबंदी कर दी चाहिए ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। शी जिनपिंग ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसले के हल के लिए बुनियादी रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इन्होंने जो फरीकैन पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सख्ती से पाबंदी करें और मासूम शहरियों को नुकसान पहुँचाने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो ममालिक जिनका यहाँ पे असर रसूख है इस खित्ते के अंदर, वो अपना किरदार अदा करें और फौरी तौर पे दोनों मुल्कों के बीच में जंगबंदी करवाई जाए। अब ये है जनाब एक इम्पॉर्टेंट चीज़। नाज़रीन, एक चीज़ मैंने और आपके सामने रखनी है, और ये बयान है ईरान के साबिक वफाकी वज़ीर का। उन्होंने कहा कि ईरान फैसला करेगा इस जंग को ख़त्म कैसे करना है। ये जवाद ज़रीफ़ ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के। उन्होंने कहा जी इमारतें गिराई जा सकती हैं मगर इल्म कभी तबाह नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर जब 9 करोड़ मुहिब्बे वतन और मुखलिस लोग मौजूद हों। ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की मगर यकीनन फ़ैसला ईरान ही करेगा कि इस जंग को कैसे ख़त्म किया जाना है। ये जनाब स्टेटमेंट आया है ईरान की जानिब से। वक्तन फ़वक्तन चीज़ें आ रही हैं, मैं आपके साथ शेयर करता चला जा रहा हूँ नाज़रीन। लेकिन अभी मैंने आपसे एक इजाज़त लेनी है, और वो ये है कि हो सकता है कि अगले 2-3 वीलॉग आप ना सुन सकें। मेरी एक छोटी सी सर्जरी है, एक छोटा सा ऑपरेशन है, पेंडिंग था, तो मैं ये उसकी वजह से हो सकता है कि 1-2 दिन आप ये मेरी वीडियोस ना सुन पाएँ। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ही सेहत देने वाला है, अल्लाह ताला ही हमेशा मदद करने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।